मोहनदास करमचंद गांधी जो इस्लामिस्टों का समर्थक थे। मोहनदास करमचंद इस्लामिस्टों के बहुत बड़े समर्थक थे। 1920 में जब मापला का हिंदुओं का कत्लेआम हुआ था, नरसंहार हुआ, चुप, कुछ नहीं बोले थे। 1946 में जब कलकत्ता में हिंदुओं की लाशों को दिनों तक हफ्तों तक गिद्ध खा रहे थे, मोहनदास करमचंद चुप, कुछ नहीं बोले। बोलते थे कि मेरी लाश के ऊपर पाकिस्तान बनेगा। क्या हुआ? पाकिस्तान भी बन गया। उसके वो कायर फारूक अब्दुल्ला और दिल्ली के अंदर हिंदुस्तान का पहला मुसलमान गृह मंत्री मुफ्ती मोहम्मद सैयद, जिसने अपनी बेटी को बचाने के लिए दर्जनों वो जहादियों को छोड़ दिया था। और ये कोई इत्तेफाक नहीं है। उस घटना के बाद कुछ ही दिनों के बाद 19 जनवरी की रात आ गई, जो कश्मीरी हिंदू के लिए एक दर्दनाक रात था। महाराजा भारतीय थे, उनको बदनाम करने के लिए अब्दुल्ला परिवार और कांग्रेस ने बैठ के उसको अपने ही घर से बेघर कर दिया था। उसको वो बाद में आए नहीं वापस कश्मीर। हम उनको धन्यवाद करते हैं महाराजा हरि सिंह को। उन्होंने इतना बड़ा प्रांत बना के दिया था। कश्मीर बहुत बड़ा प्रांत था और जब नेहरू एंड कांग्रेस उसको लिया तो आधा आधा कट के पाकिस्तान को दिया। हमारी फौजें लड़ रही थी। भारत माँ की मुकम्मल तस्वीर जब भी एक भारतीय देखेगा, चाहे वो कश्मीर में रहता हो या कन्याकुमारी, तो उसके नक्शे में मुकुट की तरह कश्मीर विराजमान होगा। लेकिन भारत के अंदर ही रहने वाले कुछ अराजक तत्व कश्मीर को भारत का हिस्सा नहीं मानते। यासीन मलिक एक उदाहरण मात्र है जिसने कश्मीर को भारत से अलग करने की साजिश रची। टेरर फंडिंग के उसके ऊपर आरोप लगे हैं। 10 साल की सज़ा, साथ में 10 लाख रुपए का जुर्माना उसके ऊपर लगाया गया है। लेकिन क्या ये काफ़ी है? कश्मीर के लोगों को क्या इससे इंसाफ मिल पाया है? ये तो बताएंगे वही लोग जिन पर यासीन मलिक जैसे लोगों ने ज़्यादतियाँ की है। ललित जी, यासीन मलिक को जो सज़ा हुई है, क्या उससे कश्मीरी पंडित संतुष्ट हैं? बहुत अंग्रेजी में बोलते हैं ना, टू लिटिल टू लेट। बहुत कम हुआ और इतनी 32 साल के बाद हुआ। जिस शख्स को 32 साल पहले फांसी के फंदे पे लटकना चाहिए था, वो आज भी जिंदा है। इसका हमें खेद है। और दूसरा, जिन चार्जेस के ऊपर इसको सज़ा दी गई है, मैं समझता हूँ कि अगर वही चार्जेस बरकरार रहे और यही सज़ा बरकरार रही तो मुझे लगता है कि आने वाले कुछ वर्षों में वो हिंदुस्तान के बाकी चैनल्स के पास साहिब बन के फिर आएगा। ये उम्मीद करता हूँ कि ऐसा नहीं होगा, क्योंकि जो नरसंहार है, वो नरसंहार की जो सज़ा होनी चाहिए उसके तो ये तो मजाक है, मखौल है, उसका मजाक उड़ाया नरसंहार के ऊपर, जहाँ तक बात है। लेकिन एक बात ज़रूर है, ये जो हुआ है, यासीन मलिक एक व्यक्ति नहीं की बात नहीं कर रहे हम लोग। हम एक जहादी इंडिविजुअल की बात नहीं कर रहे, हम एक सोच की बात कर रहे हैं। वो सोच जो 1000 साल पहले जब गजवा हिंद की लड़ाई शुरू होगी, हिंदुस्तान के ऊपर कब्जा करने की शुरुआत हुई थी, हिंदुस्तान को इस्लामीकरण करने की शुरुआत हुई थी, जब मोहम्मद बिन कासिम ने सिंध पे कब्जा किया था। वो लड़ाई 1000 साल से चल रही है। दुनिया में सबसे लंबा चलने वाला नरसंहार अगर आज कुछ है तो वो हिंदुओं का नरसंहार है, जो 1000 साल पहले शुरू हुआ था। वो अभी तक रुका नहीं है। उसकी मिसाल आपको कश्मीर में मिलती है। राहुल भट्ट का कत्ल जो है अभी कुछ दिन पहले, 12 दिन पहले हुआ था। कुर्सी में बैठा हुआ है, जहां मुसलमान भी काम कर रहे हैं, एक ही हिंदू वहां पे काम कर रहा था, चुन के उसको अपनी कुर्सी के ऊपर बैठ के गोली से मार दिया। तो ये गजवा हिंद की लड़ाई की सबसे बड़ी जो जीत थी वो 1947 में, जब हिंदुस्तान में पैदा हुए लाखों हिंदुस्तानियों ने अपनी मादरे वतन के साथ गद्दारी की, इस्लाम के नाम पे, जिना की 2 नेशन थ्योरी के नाम पे, कि हिंदू और मुसलमान इकट्ठे नहीं रह सकते, तो पाकिस्तान बना। ये उसी गजवा हिंद की लंबी बहुत बड़ी जीत थी। और उसके बाद जो कश्मीर में हो रहा है, कश्मीर में हो रहा है, ये उसी गजवाए हिंद की लड़ाई का एक बहुत बड़ा हिस्सा है। उनकी नज़र, जिहादियों की नज़र सिर्फ कश्मीर तक सीमित नहीं है, उनकी नज़र दिल्ली के लाल किले पे है। कश्मीर तो वहाँ पे दिल्ली तक पहुँचने का उनका एक रास्ता मिला हुआ, क्योंकि वहाँ पे जिहाद पिछले 75 साल से कंटेम्प्रेरी सेंस में फल फूल रहा था। 370 और 35 की वजह से कश्मीर के अंदर जो है पाकिस्तान फल फूल रहा था, जिसकी वजह से कश्मीर जिहाद का आगाज़ हुआ, जिसके सबसे पहले शिकार कश्मीरी हिंदू हुए। उनका नरसंहार हुआ और नरसंहार के जो तरीके थे, रेप, मर्डर और मास मर्डर थे। अब अगर आप कहेंगे कि यासीन मलिक ने तो शुरुआत की उस गजवाए इस कश्मीर जिहाद की, पाकिस्तान के अंदर इसके जो आका है उनके कहने पे उन्हें कश्मीर में शुरुआत की, हिंदुओं के नरसंहार से शुरुआत की। लेकिन ये एक सोच जो है, जो आज इसी सोच की वजह से पूरे हिंदुस्तान के अंदर इस्लामिक शक्तियां उठ के आ रही हैं, चाहे वो हिजाब के मामले में हो। अभी आपने सुना PFI का जो केरल के अंदर था, एक छोटा बच्चा क्या जहर उसके कान में डाल दिया है कि वो हिंदुओं को ललकार रहा है, तो अपने अंतिम संस्कार की सामग्री घर में जमा करके रख दो। ये छोटा बच्चा, ये अगर मानसिकता है तो आने वाले दिनों में आप समझते हैं कि हिंदुस्तान का क्या स्वरूप होने वाला है। इनकी नज़र जो है पूरे हिंदुस्तान के अंदर है। अब की बार ये पाकिस्तान नहीं बनाना चाहते हैं। आपके
आपके द्वारा बताना चाहता हूँ, जब पाकिस्तान बनाया था इन गद्दारों ने, हिंदुस्तान में पैदा हुए गद्दारों ने, उनकी जो औलादें अभी भी यहाँ पे, वो सांप पिछले 70 साल से पढ़ रहे हैं, ठीक है। उन्होंने तो उस वक्त नारा दिया था, लड़के ले आए पाकिस्तान, हंस के लेंगे हिंदुस्तान। ये उस एजेंडा पे अभी तक चल रहे हैं जो आप देख रहे हैं अभी जो पूरे हिंदुस्तान में हो रहा है। चाहे बंगाल के अंदर इतना कत्लेआम हुआ हिंदुओं का, इतना भागना पड़ा, पलायन करना पड़ा। 70% 75% हिंदू हैं वेस्ट बंगाल में। इलेक्शन के बाद उनको आसाम में पनाह लेनी पड़ी। इतनी बर्बरता है केरल के अंदर, और केरल तो एक बहुत बड़ा उनके लिए एक बहुत बड़ा ये एक एक्सपेरिमेंट की जगह, बहुत अच्छी जगह है, क्योंकि आप ये बात बोलिए, कश्मीर जहाद में लड़ते हुए कई बरस पहले केरला के मुसलमान, केरला के मलयाली मुसलमान भारतीय सेना के साथ लड़ते लड़ते कश्मीर में मारे गए थे, जहादी थे वहाँ पे। और आप ये भी जानते हैं कि ISIS के लिए सबसे ज़्यादा रिक्रूटमेंट अगर हिंदुस्तान से हुई है वो केरला से थी। और ये अनपढ़ लोग नहीं है, पढ़े लिखे लोग। PFI में अनपढ़ लोग नहीं है, पढ़े लिखे लोग हैं उसके अंदर। तो ये सोचना चाहिए कि हिंदुस्तान का अंदरूनी खतरा कितना है। बॉर्डर के ऊपर तो हम संभाल लेंगे, हमारे सुरक्षाकर्मी, सेना सक्षम है उनको बाहर के दुश्मनों को उनको टैकल करने के लिए, लेकिन अंदर जो सांप पल रहे हैं उनसे हिंदुस्तान को खतरा है। तो जब आप यासीन मलिक को चाहे 10 साल की सजा देते हैं तो ये एक प्रहार है उस सोच के ऊपर। ये सोच भी नहीं सकते थे हिंदुस्तान के अंदर ऐसी इस्लामिक शक्ति जो कश्मीर में, यासीन मलिक जैसे मैंने बोला, वो एक सोच का इजहार करता है जिसको हिंदुस्तान की लेफ्ट लिबरल सेकुलर पॉलिटी ने दिल्ली के अंदर यासीन साहब बना दिया था। हर टेलीविजन चैनल पे होता था ये, हर ऑडिटोरियम में होता था ये। और इनको कौन समर्थन देता था? बहुत बड़े बड़े नेता, बहुत बड़े बड़े एकेडमिशियन, प्रोफेसर्स, लेक्चर्स और बड़े बड़े एडिटर्स, जिन्होंने इसका एक मेकओवर किया, पॉलिटिकल मेकओवर किया उस जहादी को, जिसको बार बार होता, जिसको 32 साल पहले फांसी पे लटकना चाहिए था। अब ये उस सोच के ऊपर प्रहार है, इसलिए आग लगी हुई है। अच्छा, अगर आप देखें सर, ये बात तो जग जाहिर है कि जो यासीन मलिक था वो JKLF का एरिया कमांडर था, और JKLF की 1991 में जो जेनोसाइड हुई थी उसमें क्या भूमिका थी वो भी सबको पता है। उसने मास मर्डर्स किए हैं, नरसंहार किया है, लोगों को मारने के तरीके विचलित करने वाले हैं, डराने के लिए किया है ये कि अगर नहीं जाओगे तो इस तरीके से मारेंगे। तो 10 साल की सज़ा क्या काफ़ी है? बिल्कुल नहीं, वही हम कह रहे हैं, उसी पे आ रहे हैं। नरसंहार की जो आपने बात की, ये दर्दनाक नरसंहार, आपने अभी फिल्म का जिक्र किया, पूरे हिंदुस्तान में लोगों ने फिल्म देखी, और ये भी दुर्भाग्य है, फिल्म में तो सब देख के बाहर आए तो रोना धोना शुरू कर देते। ये हिंदू लोगों की सहनशीलता की बात कर रहा हूँ। हिंदू लोगों की सहनशीलता इतनी है कि वो, मैं उनको बोलता हूँ कि हिंदू की जो सहनशीलता है ना, वो एक बीमारी की सहनशीलता है। बीमारी से ग्रस्त हैं हम लोग, क्योंकि हमको एहसास ही नहीं है हिंदुओं के साथ जुल्म हो रहा है। तो आज की तारीख में कश्मीर के अंदर एक गेस्ट हाउस में जगह नहीं है, एक शिकारे में जगह नहीं है, एक हाउस बोट में जगह नहीं, वही हिंदू लोग जिन्होंने पिक्चर देखे, फिल्म देखे, रोना धोना शुरू किया तो वे हिंदू के साथ नरसंहार हुआ। ये ही हमारी मानसिकता है। तो इस नरसंहार के अंदर जब पहली बार कश्मीर के अंदर नारे लगे, मस्जिदों से, सड़कों से, लाखों लोग सड़कों पे होते थे और कहते थे यहाँ क्या चलेगा निज़ाम मुस्तफ़ा, कश्मीर में रहना होगा, अल्लाह अकबर कहना होगा, ए कश्मीर के मुसलमानों, हिंदुस्तान से आज़ादी का मतलब अल जिहाद अल जिहाद। ये जो JKLF नाम रखा गया था ना, जम्मू कश्मीर लिबरेशन फ्रंट, ये ISI की सोच थी कि हिंदुस्तान के बुद्धिजीवियों तक को उनके ऊपर प्रभाव डालने के लिए एक पब्लिक रिलेशन टाइप का था। देखो जी, ये इस्लामी नाम तो नहीं था इसका, तो JKLF लिबरेशन फ्रंट लगाते, चाहे ये कोई स्वतंत्रता सेनानी है, लेकिन जो वो कर रहे थे वहाँ पे इस्लाम के नाम पे कर रहे थे, वही जिन्ना की 2 नेशन थ्योरी के नाम से वहाँ पे हिंदुओं का नरसंहार हुआ, अल्टीमेटम दिया, या तो हमारे साथ मिल जाओ, नहीं तो दफा हो जाओ, नहीं तो मर जाओ। ये अल्टीमेटम था। हमें कश्मीरी में बोलते हैं रलियो गलियो नतसलियो, ये आपने पिक्चर में भी सुना होगा। ये स्लोगन मस्जिदों से सड़कों पे हो रहा था। और जो 19 जनवरी की रात को, 19 जनवरी 1990 की रात, जो दर्दनाक रात, ठीक है, अगर आप उसको फिल्म बनाएंगे ना, जो कश्मीरी हिंदू ने सहा है, ये तो अभी एक पिक्चर बनी द कश्मीर फाइल्स, 1.5-2 घंटे की फिल्म थी। अगर पूरी फिल्म बनाओगे, पूरा सच दिखाओगे, तो कई किलोमीटर लंबी फिल्म बनानी पड़ेगी। उस रात को वो कायर फारूक अब्दुल्ला मुख्यमंत्री था, वहाँ भाग गया हिंदुओं को। उन जहादी, JKLF के जहादी यहाँ पे माथे पे पट्टा बांधते थे जिसमें इनका शहादा लिखा होता है, इस्लामिक वो स्लोगन लिखे होते हैं, मंत्र लिखे होते हैं, जो जिनके हिसाब से जो मंत्र है, और हाथ में AK-47 राइफल लेके चुन के कश्मीरी हिंदुओं को ढूंढ रहे थे। तो ये इनका रोल था। मैंने बताया, ये अकेला नहीं था, ये तो एक जैसे अफगानिस्तान के अंदर वॉर लॉर्ड होते हैं ना, कबीले के वॉर लॉर्ड, ये अपने एक इलाके का था, लेकिन इसका वर्चस्व पूरी वादी के अंदर था। इतना ये इनका दर्दनाक चेहरा था। लेकिन बाद में ये जो कह रहे हैं कि ये गांधी बन गया, मैंने तो गांधी का पता, बकवास है, झूठ है। अगेन हिंदुस्तान के लेफ्ट लिबरल सेकुलर जो पॉलिटी है, उनको प्रभावित करने के लिए अरुंधति रॉय का बहुत जिक्र आता है इसके अंदर, साथ ही साथ कई प्रोफेसर्स का भी जिक्र आता है जिसने इस मेकओवर में बहुत बड़ी भूमिका निभाई है।
क्राइम को आप कभी भी जस्टिफाई नहीं कर सकते, ना रिलीजन से ना कास्ट से, और ये तो मास मर्डर है, बहुत बड़ा क्राइम है, जेनोसाइड है। फिर भी कई लोग आज भी इनके समर्थन में हैं। मसलन भारत के अभिन्न राष्ट्र, मतलब भारत के एक अभिन्न राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री। वही कह रहा हूँ मैं, इनकी जो ये जो जैसे एक इनके बारे में बताया जाता है इसने हथियार छोड़ दिया, हथियार नहीं छोड़े थे, ये झूठ है, बहुत बड़ा झूठ है जो इन्हीं नेताओं ने फैलाया, जो इसको यासीन साहब बोलते हैं। अभी आग लगी हुई है सबको वहाँ पे कश्मीर के अंदर, जिनका आप हवाला दे रहे हैं, आग लगी हुई है सन को, क्योंकि इनका आपस में वही रिश्ता था जो आपने शाहीन बाग में सुना था, तेरा मेरा रिश्ता क्या ला इला इला। सब इस्लामिस्ट हैं, चाहे वो मेन स्ट्रीम है, उग्रवादी है, चाहे वो हुर्रियत के हों, अंडरग्राउंड हो, ओवरग्राउंड हो, सबके सब पाकिस्तान से रिश्ता क्या ला इला इला। कभी टीवी डिबेट में सुन लेना, एक भी पाकिस्तान के शब्द अगेंस्ट शब्द नहीं होता, एक ही जहादियों के अगेंस्ट शब्द नहीं निकलता इनके मुंह से। तो इस आदमी को इन्होंने वो मेकओवर करने में एक बहुत बड़ी भूमिका अदा की कि ये इसने जी सरेंडर किया, सरेंडर नहीं किया था। इसके जो जेकेएलएफ के जो काडर थे, जो जहादी थे, उनको भारतीय सेना ने, भारतीय सुरक्षा कर्मियों ने चुन चुन के मार दिया था। जो लोग बचे थे उनको हिजबुल मुजाहिदीन, दूसरा जो संगठन जो जेकेएलएफ के बाद आया, उन्होंने खत्म कर दिया। उनको अल्टीमेटम या तो हमारे साथ मिल जाओ, नहीं तो हम तुमको मार देते हैं। क्यों? आईएसआई का एक तरीका है, ये जहाद का दुनिया भर में तरीका होता है। जैसे अलकायदा आया, ठीक है, उसके बाद आईएसआईएस आया, क्योंकि ये एक ने अपना काम कर दिया तो दूसरे को लॉन्च किया जाता है। कश्मीर में भी ऐसा है हुआ, आईएसआई ने जेकेएलएफ का देखा इसका काम पूरा हो गया, इनके काडर भी मारे गए, तब तक उन्होंने दूसरा दस्ता तैयार किया था हिजबुल मुजाहिदीन का, सैयद सलाहुद्दीन का जो नाम आता है, जो पाकिस्तान के अंदर वो जहाद यूनाइटेड काउंसिल चला रहा है वहाँ से, जिसको ये लोग बोल रहे हैं जैसे तो वहाँ पे वो साधु संतों का कोई संगठन है वहाँ पे, एनजीओ चला रहा है, वो उसको उन्होंने संभाल दिया। तो ये अपनी मर्जी से इसने हथियार नहीं छोड़े, इसके बाद हथियार ही नहीं रहे थे, तो बहुत अच्छी तरह से इसको यहाँ पे प्लांट किया गया कि ये जी हमारा गांधी है। कौन सा महात्मा गांधी? मोहनदास करमचंद गांधी, जो इस्लामिस्टों का समर्थक थे। मोहनदास करमचंद इस्लामिस्टों के बहुत बड़े समर्थक थे। 1920 में जब मापला का हिंदुओं का कत्लेआम हुआ था, नरसंहार हुआ, चुप, कुछ नहीं बोले थे। 1946 में जब कलकत्ता में हिंदुओं की लाशों को दिनों तक, हफ्तों तक गिद्ध खा रहे थे, मोहनदास करमचंद चुप, कुछ नहीं बोले। बोलते थे कि मेरी लाश के ऊपर पाकिस्तान बनेगा। क्या हुआ? पाकिस्तान भी बन गया। उसके अलावा क्या करने वाले थे? जोड़ना चाहते थे ईस्ट और वेस्ट पाकिस्तान को, भारत के बीचों बीच सड़क बनाना चाहते थे उनके लिए। जब कश्मीर के अंदर कत्लेआम हो रहा था तो बहुत फेमस स्लोगन है जो हमको ये उग्रवादी बताते हैं हिंदुस्तानियों को, और हिंदुस्तानी हमको बताने की कोशिश करते हैं जो लेफ्ट लिबरल सेक्टर, कि महात्मा गांधी को कश्मीर के अंदर आशा की किरण दिखाई थी 1947 में। मैं वो आशा की किरण तब दिखाई थी जो पाकिस्तान अधिकृत जम्मू कश्मीर है, वहाँ पे एक हिंदू और सिख नहीं बचा, एक हिंदू और सिख नहीं बचा वहाँ पे। तब मोहनदास करमचंद गांधी को कश्मीर के अंदर आशा की किरण दिखाई थी। ये जो प्रोपेगेंडा किया क्या रहा इन समर्थन के लिए, इन जहादियों के समर्थन के लिए, कश्मीरी जहादियों के समर्थन के लिए, तो ये पूरा प्रोग्राम था, पूरा प्लान था। लेकिन इसीलिए 2014 तक भी वही 2014 का जो नरेंद्र मोदी का जो था कार्यक्रम, जो टेन्योर था, उसमें भी वही पूरा ही चल रहा था। नॉर्थ ब्लॉक वही चल रही थी कि हमें जी कश्मीर का समाधान अगर करना है तो कश्मीर के जहादियों से ही उसका लुटियंस मीडिया और ये नॉर्थ ब्लॉक जो हमारा गृह मंत्रालय है, ये भी वही पुरानी परंपरा चला रहे थे। कश्मीर का समाधान करना है तो कश्मीर के जहादियों से ही पूछ के करना पड़ेगा, वो बताएंगे हमें क्या करना है। इसलिए उनको पालो पोसो। इसी यासीन मलिक का इलाज कराने के लिए भारत की सरकार ने, आपने टैक्स पे किया, उसकी इलाज करने अमेरिका भेजा। उसको अमेरिका के यूनिवर्सिटियों में भारत के खिलाफ बोलने के लिए हम लोग टिकट खरीद के देते थे उसको, ये हालत थी। लेकिन 2019 के बाद, 5 अगस्त 2019 के बाद वो सनातनी सोच जो दिल्ली में बैठी है, अब लग रहा है कि सैकड़ों वर्षों के बाद वो व्यवस्था चल रही है, तो वो सारा ठप हो गया। अब ये जो सज़ा मिली है, मुझे पूरा विश्वास है, हम डिमांड कर रहे हैं, जो आप नरसंहार की बात कर रहे हैं, जो हम डिमांड कर रहे हैं कि भारत सरकार औपचारिक तौर पे ये मान्यता दे, ये घोषणा कर दे जो कश्मीरी हिंदुओं के साथ हुआ वो नरसंहार था, और उसके अंतर्गत उसके बाद जो यूनाइटेड नेशंस का एक जेनोसाइड नरसंहार का एक प्रोटोकॉल है, कन्वेंशन है, जिसके ऊपर भारत ने सिग्नेचर किया, साक्षर किए हुए, उसके अंतर्गत फिर आपको ट्राइब्यूनल बिठाना पड़ेगा। इन सब लोगों की तहकीकात करनी होगी, ना कि एक यासीन मलिक, ना कि एक बिटा कराटे, ना कि वो सब लोग जो उसके अंदर मुनव्वस थे ट्राइब्यूनल के अंदर, चाहे जिन्होंने खुद कत्ल किए, रेप के, मर्डर के, या वो लोग जो व्यवस्था चला रहे थे 19 जनवरी की रात को 1990 कश्मीर के अंदर, जैसे वो कायर फारूक अब्दुल्ला, और दिल्ली के अंदर हिंदुस्तान का पहला मुसलमान गृह मंत्री मुफ्ती मोहम्मद सैयद, जिसने अपनी बेटी को बचाने के लिए दर्जनों वो जहादियों को छोड़ दिया था। और ये कोई इत्तेफाक नहीं है, उस घटना के बाद
कुछ ही दिनों के बाद 19 जनवरी की रात आ गई, जो कश्मीरी हिंदू के लिए एक दर्दनाक रात थी। तो उसका क्या रोल था? उसको तो मरणोपरांत उसकी तहकीकात होनी चाहिए। तो उसका क्या रोल था? क्यों नहीं वो बचा पाया कश्मीरी हिंदू को? क्यों सेना को हवाले नहीं किया गया कश्मीर को? तो उनका रोल क्या था उसके अंदर, इसकी भी तहकीकात होनी चाहिए। और उसके बाद जब हम वापस जाएंगे, अभी जो आप सुनते हैं प्राइम मिनिस्टर पैकेज जो राहुल भट्ट था, उनको चुन चुन के मारा जाए, ये टारगेटिंग के लिए ऐसे नहीं है, क्योंकि अब जो है हमारी जो सुरक्षा नेटवर्क ग्रिड है बहुत पुख्ता है वहाँ पे। और जिहाद की जंगें दुनिया भर में एक हाइब्रिड वॉर बन चुकी है। मारेंगे एक, अब सोशल मीडिया है, मीडिया इतना ताकतवर है, एक जगह वारदात होती पूरी दुनिया में फैल जाते। एक को इस तरह से मारेंगे कि उसकी जो डर बिठाने के लिए, वही राहुल भट्ट के लिए एक को मारा, सीट में मारा, इससे बड़ा दर्द क्या हो सकता है। और जो उससे पहले वो प्रिंसिपल, सिख प्रिंसिपल थी मिसेस कौर, और एक महेश जी थे, उनको पूरे स्कूल के अंदर मुसलमान थे, हिंदू थे, ये दो ही नॉन मुस्लिम थे, इनको चुन के आईडी कार्ड चेक करके सिख और हिंदू को अलग कर दिया, गोली मार दी। और चलते चलते आते हैं, ये भी सुनिएगा, ये जहादी कहीं जंगलों में नहीं रहते, ये जहादी कहीं भीड़ में नहीं रहते, ये भागी नहीं है, ये घरों में रहते हैं, ये घरों में रहते हैं। एक घर से निकले, स्कूल में घुसे या उस दफ्तर में घुसे, मार दिया और आराम से निकल के वापस उन्हीं घरों में चले। तो इस्लामाइज सोसाइटी है, तो हम डिमांड करते हैं कि उनको जो ये एम्प्लॉयज़ है, हिंदू एम्प्लॉयज़, उनको वापस जम्मू क्षेत्र में उनको वहाँ पे नौकरी दी जाए। और तीसरी बात आप बता रहे थे, मुकुट के अलावा कश्मीर के कंकर में शंकर है, कश्मीर के बिंदु बिंदु में गंगा जल है, 5000 साल से पुराना इतिहास है, भारत की सनातन सिविलाइजेशन का स्रोत है वो ये 370 और 35 की वजह से दिल्ली और श्रीनगर के बीच में खाई बना दी गई थी। अब उस खाई को खत्म करना है, वो प्रक्रिया शुरू हो गई है। सर, मुझे कुछ सवाल आपसे और लेने हैं। हम सब जानते हैं कि राजा हरि सिंह कश्मीर का भारत में विलय नहीं चाहते थे। जब पाकिस्तान की तरफ से कबायली हमला शुरू हुआ तो उन्होंने हस्ताक्षर किए, और क्या तब कश्मीरियों ने नहीं देखा कि उन जिहादियों ने ना हिंदू देखा ना मुसलमान, सब पे आक्रमण किया? क्यों ये सोच वहाँ पे इतनी ज़्यादा फैल गई कि अपने हिंदू भाइयों के नरसंहार में वहाँ पे मुसलमान शामिल हो गए? देखिए, ऐसा है, ये भी गलत प्रचार है कि महाराजा हरि सिंह हिंदुस्तान के साथ विलय नहीं करना चाहते। वो बहुत बड़े राष्ट्रभक्त थे। जो प्रिंसेस कॉन्फ्रेंस हुई थी लंदन में, तो बाकी सारे ये प्रिंस गए थे, महाराजे गए थे वहाँ पे। तो वहाँ पे उन्होंने बोला, आई एम एन इंडियन फर्स्ट, मैं सर्वप्रथम भारतीय हूँ। इससे चिढ़ थी यहाँ पे, लोगों को तकलीफ थी, वो इतने राष्ट्रवादी थे, उनको सिर्फ डिले करना पड़ा। जो उसे पाकिस्तान के साथ विलय नहीं करने की सोचते थे, उनके साथ एग्रीमेंट किया, स्टैंड स्टिल। क्यों? कि उनको विश्वास नहीं था, दिल्ली से कश्मीर का जो रास्ता है वो सारा पाकिस्तान के इलाके से जाता था, ट्रेन भी वहाँ से जाती थी, सड़कें भी वहाँ से जाती थी। उनको ये विश्वास नहीं था कि नेहरू एंड कांग्रेस गुरदासपुर ज़िले को हिंदुस्तान के साथ रख सकती है, क्योंकि पाकिस्तानी मांग रहे थे कि गुरदासपुर पाकिस्तान के साथ मिलना चाहिए। अगर गुरदासपुर हिंदुस्तान के साथ नहीं जाता तो कश्मीर तक सेना पहुँचाने के लिए पथ रास्ते से आपको कोई रास्ता नहीं था, आपको साल भर लगते हैं वहाँ पे सड़कें बनाने के लिए। उसलिए उन्होंने बड़ा चतुराई के साथ स्टैंड स्टिल एग्रीमेंट किया। लेकिन जब इन्होंने ये लोग उसको तंग कर रहे थे कि पहले शेख अब्दुल्ला को ले ले साथ में, तब तुम विलय पत्र पे लिखा गया। ये प्रेम शंकर जहाँ की किताब है, वो उन्होंने उसके अंदर मैंने सुना है, लिखा है उनके अंदर, उनके एक्सर्प्ट पढ़े, मैंने उनके रिव्यूज़ पढ़े हुए हैं, तो उसमें साफ लिखा हुआ महाराजा भारतीयत है। उनको बदनाम करने के लिए अब्दुल्ला परिवार और कांग्रेस ने बैठ के उसको अपने ही घर से बेघर कर दिया था उसको। वो बाद में आए नहीं वापस कश्मीर, और अब उनकी इज्जत हम कोशिश करें, हम कार्यकर्ता बेसिकली महाराजा हरि सिंह को भी उसी दौर से बदनाम करना शुरू किया जा चुका था। यही था। आप ये देख लीजिए, उनकी सेना के अंदर तो वो तो हिंदू महाराजा थे ना, चाहते तो सारे सैनिक हिंदू हो सकते थे, उनकी सारी पुलिस हिंदू के 50% हिंदू थे, 50% मुसलमान। और आप देखेंगे जब 47 हुआ, जब वो जो पाकिस्तान ने हमला कर दिया कश्मीर के ऊपर, तो जिन बैरक्स के अंदर सैनिक इकट्ठे रहते थे, जो बरसों से इकट्ठे काम कर रहे थे, रात को सोते हुए हिंदू सैनिक को मुसलमान सैनिक उठ के उसका गला काट दिया। और इस चीज़ के लिए उनके कमांडर इन चीफ ने उनको चेताया भी था। ब्रिगेडियर गंसारा सिंह, वो तो कैसे बच गए वहाँ से। गिलगित के ऊपर जो झंडा चढ़ाया था, तो मेजर ब्राउन पाकिस्तानी था, ब्रिटिशर था, और गिलगित स्काउट्स जो महाराजा के अधीन आते थे, उन्होंने रिवोल्ट कर दिया वहाँ पे, मुसलमान थे। पुंछ के इलाके में पूरा पुंछ जो है ना, उन्होंने पाकिस्तान के साथ विलय करने का घोषणा कर दी। तो ये बड़ी
बड़ी हम उनका धन्यवाद करते हैं महाराजा हरि सिंह को। उन्होंने इतना बड़ा प्रांत बना के दिया था, कश्मीर बहुत बड़ा प्रांत था, और जब नेहरू एंड कांग्रेस उसको लिया तो आधा आधा कट के पाकिस्तान को दिया। हमारी फौजें लड़ रही थी, भारतीय सेना जब आई कश्मीर के अंदर, उनको 2-4-5 दिन हफ्ता दर और दे देते, पूरा पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर जो है हमारे कस्बे में वापस आ जाता, हम उसको आज़ाद कर सकते थे। लेकिन दिल्ली से इंस्ट्रक्शन है उनको रोक लो, और फिर यूएनओ में चले जाते हैं। तो ये सब एक बहुत बड़ी चाल थी, बहुत बड़ी कॉन्स्पिरेसी थी, जिसका उन्होंने सबसे बड़ा विलन जो उन्होंने बनाया, किसको बनाया? महाराजा हरि सिंह को। सर एक अंतिम सवाल लूंगा मैं, पाकिस्तान के लोग जिस भाषा का प्रयोग यासीन मलिक के लिए कर रहे हैं, भारत के अंदर टेलीविज़न चैनल्स पर भी कई ऐसे लोग हैं जो उसी भाषा का प्रयोग कर रहे हैं। जैसे उसके ऊपर गलत चार्जेस लगाए गए, उसने मतलब जैसे एहसान कर दिया है अपनी पैरवी ना रख के, वो तो संत आदमी है जी। भारत के अंदर जो ऐसे लोग हैं जो इन जैसे सपोलों को जन्म दे रहे हैं, उनके लिए आप क्या कहना चाहते हैं? देखिए, पाकिस्तान को तो स्टूज था। आपको याद है वाजपेयी जी के टाइम पे पाकिस्तान भारत मैत्री के लिए एक बस चली गई थी, ये आदमी बस में बैठा था, सद्भावना यात्रा में वो बस चली गई थी। मैं तो उसको नाम भी नहीं देना चाहता हूँ, बहुत बड़ी भूल थी, वाजपेयी जी ने बहुत बड़ी भूल की थी। तो उन्होंने उनको भेज दिया वहाँ पे बस के अंदर, बस के बीच में से हाथ निकाल के दिखाता, वो जो फार्म हाउस है ना, यहाँ मुझे ट्रेनिंग दी गई थी। ये साल रहा है वो वहाँ पे। ये वो किसका फार्म हाउस है? शेख रशीद, जो पाकिस्तान का हर सरकार के अंदर वो मंत्री होता है, जिसने बोला था मैं हम 200 ग्राम के एटम बम बनाएंगे, हिंदुस्तान के पे डालेंगे, हिंदुस्तान की मंदिरों में घंटियां नहीं बजेगी। वो शेख रशीद, वो जाहिल शेख रशीद, उसने इनको ट्रेनिंग दी थी। और उसके बाद जो पाकिस्तान ने अपनी बेटी, एक मुस्लिम लीग के बहुत बड़े नेता हैं, उसने अपनी बेटी दे दी धर्म के नाम पे, जहाद के नाम पे, इस जहादी के हवाले कर दी, जो बड़ी बड़ी कलाकार थी, इसके हवाले कर दी, भाई तू इससे शादी कर ले। और उसके बाद इसने जितने कार्यक्रम किए हैं वहाँ पे, हाफिज सईद के साथ बैठा वहाँ पे हिंदुस्तान के खिलाफ प्रचार करने के लिए, उसके बावजूद ये लोग उसको संभाल रहे हैं। लेकिन यही कहना चाहता हूँ कि वो दौर खत्म हो गया है। प्रधानमंत्री कार्यालय तक पहुँचती इतनी पहुंच थी, और वो जो प्रधानमंत्री कार्यालय का जो फोटोग्राफ है ना, उसके हाथ में जो ना सीडीज हैं, वो सीडीज भारतीय सेना के खिलाफ हैं। उसको उन्होंने पूरा प्रदर्शन पूरे भारत में किया था। हम लोगों ने उसका जहाँ जहाँ भी प्रदर्शन होते थे, हम लोग वहाँ पे उसको सपोर्ट करते रहे। कॉन्फ्रेंसेस के अंदर बोलते थे, बड़े रिटायर्ड जजेस उसको बोलते थे बेटा यासीन इसके करके, ऐसे बात करते थे। और जब हम वहाँ पे प्रोटेस्ट करते थे, पुलिस हमें पकड़ के ले जाती थी। तो इस आदमी को भारत की तत्कालीन सरकारों ने ये सोच के रखा था कश्मीर इसी के हवाले करना है। ये उनको सबसे बड़ा चुस्त आदमी वो मिला था जिसने कश्मीर के अंदर कत्लेआम की जो साइकिल है, डेथ एंड डिस्ट्रक्शन का जो साइकिल है, इसने शुरुआत की थी अपने पाकिस्तानी आकाओं के इशारों के ऊपर। कांग्रेस और केजरीवाल बार बार कहते हैं कि बीजेपी जो है वो कश्मीरी हिंदुओं के नाम पर सिर्फ राजनीति करती है, उनको बसाती क्यों नहीं, उनको वापस क्यों नहीं करती? एक कश्मीरी हिंदू इस चीज़ के ऊपर क्या सोचता है? देखें, केजरीवाल जिसने असेंबली के अंदर क्या बोला था, ये कश्मीर फाइल ये झूठी फिल्म है, उस आदमी से क्या उम्मीद कर सकते हो? जो शाहीन बाग में खड़ा होकर कहता है सीए के अगेंस्ट करने के लिए, क्या कहता है? कहता है कि अरे तुम अब पाकिस्तानियों को यहाँ पे नौकरी दोगे। कौन पाकिस्तानी? हिंदू और सिख, जिनको कांग्रेसियों ने पाकिस्तानी दरिंदों के हवाले छोड़ दिया, जो गरीब थे, यहाँ तक नहीं पहुँच पाए 15 अगस्त को, वो रह गए, अपनी मर्जी से नहीं रह गए वहाँ पे। अब सीए के द्वारा उनको वो इज्जत बख्शी दी जा रही है जो थोड़े बहुत बच्चे हैं। 25% थे हिंदू और सिख और बौद्ध 1947 को पाकिस्तान में, ईस्ट और वेस्ट पाकिस्तान में। ईस्ट पाकिस्तान जो भी बांग्लादेश है, वहाँ पे 9 या 10% रह गए, और पाकिस्तान के अंदर जो भी पाकिस्तान है 1.5% रह गए। हिंदुओं के दिमाग में कभी नहीं आया वो कहाँ गए हिंदू, किधर चले गए। अब उनमें जो बचे सर 10 साल 11 साल 12 साल की लड़की को, वहाँ पे हिंदू लड़की को उठा ले जाते हैं लगभग रोज, और दूसरे दिन वो मियाँ मिट्ठू वो स्पेशलाइज करता है इस अगवाई के ऊपर। अगवा करते हैं, अगवा क्या करते हैं, बच्चों को चोरी करते हैं, चुरा के ले जाते हैं, दूसरे दिन बुर्का पहना के लाते हैं कैमरा के सामने, देखिए जी मुसलमान बन गए। हम लोग कुछ बोलते नहीं। और ये लोग जब रोहिंग्यास के लिए होता है, क्योंकि वो मुसलमान है, उनके साथ रिश्ता क्या, तेरा मेरा रिश्ता क्या, ला इलाहा का रिश्ता है। मुंबई के आज़ाद मैदान में अमर जवान ज्योति को इन जाहिलों ने तोड़ा, हमने कुछ नहीं किया। लेकिन हिंदू की कहीं पे, हिंदू लाइव्स डू नॉट मैटर इन इंडिया।